अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं कानून विद आज़म खान। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसमें बुनियादी हुकूक की बात होगी, आवाम की, और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाएगा। इसमें पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पुलिस उस पर किस तरीके से अमल दरामद कराती है। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाएगा। अगर कोई भी एक ऑफेंस या कोई भी कुछ वाक़या आपके इर्द गिर्द आपके साथ पेश आए, तो सबसे पहले आप रेमेडी हासिल करने के लिए किसके पास जा सकते हैं? सबसे पहले आप जाते हैं पुलिस स्टेशन, जो आपकी जो पीएस होता है, ठीक है। उस पीएस में जाके आप अपना मुद्दा बयान करते हैं कि मेरे साथ आज ये हुआ पेश आया है और उसमें ये चीज़ें हुई हैं। तो पुलिस आपको डायरेक्शन देगी कि इसके ऊपर आप एक एप्लीकेशन बना के मूव करें। अब उसमें पुलिस ये देखती है जो भी ऑफेंस मेड आउट होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होएगा या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में होएगा तो उसमें वो मज़ीद तफ्तीश करके आपकी एफआईआर लॉन्च करेगी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है तो उसमें वो रिपोर्ट बना के अपने पास सबमिट कर लेते हैं। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके ऊपर पनिशमेंट मौजूद है कानून में भी, जैसे कि आपको किसी ने जान से मारने की धमकी दी, या आपके मकान में किसी ने कब्जा कर लिया, या आपके से किसी ने मोबाइल छीन लिया रास्ते में, या आपके घर में डकैती हो गई, चोरी हो गई। इस तरह के जो भी ऑफेंस होते हैं ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। अब इसमें प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है वो प्रोसीजर इसी तरीके से होता है। सबसे पहले आप कंसर्न एसएचओ को अपनी दरख्वास्त देते हैं, उसमें सारे हुक्म बयान करते हैं। उसके बाद वो उसमें मज़ीद तफ्तीश अगर पुलिस बेहतर समझती है तो उसमें उसी वक्त एफआईआर दर्ज करेगी। अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप एक आध दिन 2 दिन इंतज़ार करने के बाद आला अफसरान के पास जाते हैं अपनी दरख्वास्त लेकर, जो कि आपके एरिए के कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, ठीक है। तो उनके पास इख्तियार होते हैं कि वो आपकी दरख्वास्त पे अमल दरामद करें। अगर पुलिस में एसएचओ भी आपकी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, एसपी भी आपकी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रहा और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, तो आपके पास रेमेडी में क्या रह जाता है? आपके पास रेमेडी में रह जाता है कि आप अदालत से रुजू करें। जस्टिस ऑफ पीस की स्पेशल रहता है जो है कि हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास होती है, ठीक है। उनके पास आप दरख्वास्त लेके अपनी जाएँ तो फिर वो इसके ऊपर मज़ीद रिपोर्ट तलब करते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है, कानून के अंदर 22A और 22B एक प्रोविजन है जिसके तहत आप अदालत को आपके साथ जो भी मुद्दा पेश आया है सबूत के साथ, और जो आपने थाने में और एसपी ऑफिस में या डीएसपी ऑफिस में जो भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है, उसकी जो आपने वहाँ से रिसीविंग हासिल की है उसको लेकर अदालत में एक केस फाइल करते हैं, ठीक है। उस केस फाइल करने के नतीजे में क्या होता है कि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास जस्टिस ऑफ पीस की पावर होती है 24/7, वो कंसर्न एसएचओ से रिपोर्ट तलब करता है कि आया इस वक्त के बारे में आपके पास ऐसी कोई पहली शिकायत आई है कि नहीं आई है, ठीक है। इसके बाद वो रिपोर्ट की बेहफ पे रिपोर्ट जो गिरफ्तार पार्टी होती है उसको बुलाते हैं, और जिसके खिलाफ आपने दरख्वास्त दी होती है उसको भी थाने में तलब करके उसका भी बयान लेते हैं। दोनों साइड से बयान लेने के बाद वो एक रिपोर्ट पेश करके बनाकर अदालत में पेश करते हैं। अदालत इस रिपोर्ट के लिए कंसर्न एसएचओ को 7 दिन का वक्त देती है। 7 दिन के अंदर अंदर उन्हें ये रिपोर्ट बना के अदालत में सबमिट कराना पड़ता है। अब उसमें एसएचओ की फंडिंग क्या होती है? एसएचओ दोनों पार्टी के बयान लेने के बाद अपनी एक इज़हार राय करता है कि इन दोनों पार्टी के दरमियान आया कि फैमिली तनाज़ा था, या सिविल नेचर डिस्प्यूट है, या कोई क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे मेड आउट हुआ है, तो वो अपना ओपिनियन उस रिपोर्ट में बताकर अदालत में सबमिट कर देते हैं। उसके बाद अदालत में जो मुद्दई के वकीलों या प्रपोज एक्यूज के वकीलों वो अपनी जरा करते हैं। अब इसमें अदालत कभी भी एसएचओ की फाइंडिंग के ऊपर नहीं जाती। इसमें क्लियर कट एक प्रोविजन मौजूद है। अदालत दोनों पार्टी के मुद्दा सुनती है, उसको बेहतर लगेगा अदालत को तो वो अंडर सेक्शन 154 के तहत एसएचओ को ऑर्डर देगी कि इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और एफआईआर लॉन्च की जाए। अब 22A 22B में डिफ्रेंशिएट करते हुए देखते हैं हम कि 22A और 22B जो प्रोविजन है इसमें डिफ्रेंशिएट किया। 22A के तहत अदालत 154 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए डायरेक्शन देती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा
तो SHO 155 CRPC के तहत कंसर्न मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट इस्तखाज़ा सबमिट करेगा। ठीक है। और अगर इसके बाद एक और रेमेडी होती है, वो रेमेडी 182 सेक्शन के तहत होती है। वो ये होती है कि अगर किसी ने झूठी रिपोर्ट बनाकर अदालत के जरिए 156 केस रिपोर्ट करवा लिया और FIR दर्ज करवा दी, अगर FIR दर्ज होने के बाद वो उस केस को साबित नहीं कर पाया जिसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, तो उसके पास ये इख्तियार हासिल होता है कि वो 182 के तहत मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दे और झूठी FIR लॉन्च होने की खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। एक रेमेडी तो उसको ये मिल जाती है। इसके साथ उसके पास दूसरी रेमेडी क्या होती है, वो उसको डैमेजेस का डेफेमेशन का सूट फाइल करके उससे डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि जो FIR कटाता है उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, क्योंकि इल्ज़ाम उसने लगाया है तो साबित भी उसी ने करना है कि ये ऑफेंस मेड आउट हुआ है। अब इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन मौजूद है, अथॉरिटी मौजूद है, जिसके ऊपर 22A-22B के ऊपर क्लियर और बड़ी कैटेगोरिकली एक ऑर्डर है, जो साइटेशन जो है वो है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 539। ये है मोहम्मद बशीर वर्सेस स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसमें इस साइटेशन के अंदर पूरे प्रोसीजर 22 से 22B की बताई गई है। इसमें ये भी चीज़ बताई गई है कि SHO अपनी फाइंडिंग में जो रिपोर्ट पेश करता है, अगर वो कहता है कि ये सिविल नेचर डिस्प्यूट है, तो इसमें ये हरगिज़ नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला जारी करे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पेश कर दी। अब इसका इख्तियार मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास होता है कि वो बेहतर समझती है कि इसमें मज़ीद तफ्तीश करनी चाहिए, तो वो 154 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए डायरेक्शन देगी। 154 के तहत पुलिस के पास इख्तियार आ जाता है और वो ड्यूटी बाउंड होते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के। वो देखते हैं इसमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसकी कार्रवाई चलती रहती है। जब 22A-22B में एक प्रोविजन और भी है, जो है 22A-6। अब 22A-6 में होता क्या है कि जैसे हमने 22A में FIR ऑर्डर लिया, 22B में हमने कानून से पुलिस के तहत कोर्ट ऑर्डर के जरिए प्रोटेक्शन सीख करी, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। ठीक है। अब 22A-6 इसमें हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी दे रहा है कि अगर हमने कोई FIR लॉन्च करवाई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, उसमें हमें समझ में आता है कि ये जो तफ्तीशी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही से सर अंजाम नहीं दे रहा, तो इसके लिए हमारे पास रेमेडी 22A-6 में मौजूद है, जिसमें हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एक दरख्वास्त अदालत में लगाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि ये ऑफेंस जो हुआ है, इसमें जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम सही से नहीं दे रहा, उसमें जो भी चीज़ें फाइंडिंग हो रही है जो वो हमसे ताउन भी नहीं कर रहा। तो ऐसे में अदालत उनके पुलिस अफसर के आला अफसरान से रिपोर्ट तलब करने के बाद उन्हें डायरेक्शन देती है कि इस केस में जो ड्यूटी अफसर है उसको तब्दील करके दूसरे ड्यूटी अफसर को लगाया जाए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगाया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और इसमें जो भी नतीजे आए वो मेरिट के बुनियाद पर आए। तो 22A-22B 22A-6 ये एक आम इंसान को वो रेमेडी देती है अगर उसकी ग्रीवियांस थाने के जरिए या कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस के जरिए पूरी नहीं होती, उसकी दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वो अदालत में जाकर 22A-22B की पिटीशन डाल सकता है। उसके तहत वहाँ से जो उसे ऑर्डर चाहिए वो ले सकता है, मगर उसके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं करता और उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, या अगर उसने कोई झूठी एविडेंस कोर्ट में पेश करके कोई भी ऑर्डर कोर्ट से ले लिया है, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये बात का जिक्र किया गया और कानून CRPC में भी अमेंडमेंट के साथ 154 जहाँ पे हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, वहीं पे ही एक न्यू अमेंडमेंट लाई गई है जो है 154 सेक्शन A। उसमें इस बात को कैटेगोरिकली बताया गया है कि अगर कोई भी
झूठी इंफॉर्मेशन देकर, झूठी एविडेंस कोर्ट में पेश करके अगर 154 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर पाता है और फायर कर पाता है, ड्यूरिंग ट्रायल अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो इंफॉर्मेशन झूठी थी तो उसके खिलाफ 154 सबसेक्शन ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया।